बोट काफी अच्छे से आगे बढ़ रही थी क्योंकि हवा तेज थी, मगर यहाँ पर एक अनयूजुअल बात होती है। जब एकदम से हवा गायब हो जाती है, सभी लोग हैरान थे। विक्टर और ग्रेग तो पहले भी सेलिंग पर आए थे, मगर उनके हिसाब से हवा कभी ऐसे गायब नहीं होती, ऐसे अचानक से तो बिल्कुल नहीं। और अब इससे पहले कि ये लोग इंजन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते या वापस मुड़ते, एक समंदरी तूफान इनकी ओर बढ़ रहा था। ग्रेग जल्दी से नीचे जाता है और कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोस्ट गार्ड वाले बताते हैं कि हमें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसी समय ग्रेग को एक डिस्ट्रेस कॉल भी रिसीव होती है, जिसमें एक औरत चिल्ला रही थी कि मेरी मदद करो, उसने सबको मार दिया है और यहाँ हर तरफ लाशें हैं। ग्रेग दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ना तो उसका कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट हो पाता है और ना ही उस डिस्ट्रेस कॉल वाली से। कनेक्शन टूट चुका था और इतने में समंदरी तूफान उन तक पहुंच चुका था। इन लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिलता और बड़ी बड़ी लहरें बोट को उलट देती है। इस हादसे में उनकी एक दोस्त हेदर समंदर में डूब के मर जाती है। बाकी किसी तरह उल्टी बोट पर खुद को बचा लेते हैं। इनका ये खूबसूरत सफर एक भयानक सपने में बदल गया, वो भी बस एक 2 घंटे में। सभी लोगों के अलावा जेसिका बहुत परेशान लग रही थी, जैसे उसे कुछ तो मालूम हो। इतने में वहाँ पर एक समुद्री जहाज आ जाता है जिसका नाम एओलस था। इसे देखकर ये लोग खुश थे कि चलो हमें बचा लिया गया। ठीक उसी समय उन्हें शिप पर ज्यादा लोग नहीं, बस एक इंसान की झलक नजर आती है। वो लोग अपनी बोट छोड़कर शिप पर चढ़ जाते हैं, मगर अजीब बात ये थी कि उन्हें वहाँ और लोग नहीं मिलते। खैर वो एक्सप्लोर करते हैं। ये जहाज बहुत बड़ा था और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बिल्कुल खाली हो। वो लोग शिप को एक्सप्लोर करने लगे, मगर जेसिका को हर चीज जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी हो। बस वो अपने दोस्तों को ये सब समझा नहीं पा रही थी। इससे पहले सेली और डॉनी बहुत परेशान थे कि उन्होंने हेदर को खो दिया, मगर अब चूंकि इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया तो इन्हें ये भी लगता है कि शायद उसे भी बचा लिया होगा। काफी टाइम से ये लोग इस जहाज में घूम रहे थे, मगर इन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। बल्कि एक शॉकिंग खबर मिलती है कि असल में ये जहाज तो बहुत पुराना है। ये साल 1932 का जहाज है। साथ ही इसके नाम और उस मिथोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी थी, जिसे हमने शुरू में आपको बताया था। क्योंकि इस जहाज का नाम भी एक यूनानी देवता के नाम पर रखा गया था और उसी देवता ने श्राप दिया था राजा सिसिपस को। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें अजीब होने लगी थी। इतने बड़े जहाज का खाली होना और वो भी इतना पुराना। खैर चलते चलते ये लोग किसी की आहट सुनते हैं। जब विक्टर देखने जाता है उसे कुछ चाबियां मिलती है। वो उसे अपने दोस्तों को दिखाता है कि यहाँ जो कोई भी है इसे लेने वापस जरूर आएगा। मगर जब जेसिका उन चाबियों को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उसी की चाबियां थी। बाकी सबको तभी यकीन आ जाता है जब वो कीचेन में से अपने बेटे टॉमी की फोटो उन्हें दिखाती है। फिर उसके दोस्तों को ये प्रैंक लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद इस शिप पर हमसे पहले हेदर को रेस्क्यू किया होगा। हेदर के पास जेसिका की चाबियां थी। अभी या तो उसने जानबूझकर चाबियां यहाँ गिराई है या गलती से गिर गई है, मगर यही एक थ्योरी इस बात की बन सकती है। बल्कि ग्रेग, जिसे समंदरी सफर का काफी एक्सपीरियंस था, वो ये कहता है कि समंदर के लंबे सफर से अक्सर सेलर्स बोर हो जाते हैं और मजे के लिए वो कुछ प्रैंक्स करते हैं। शायद वो सब कहीं पर छुपे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात सही नहीं हो सकती। ये कोई छोटा मोटा जहाज तो है नहीं। यहाँ अलग अलग रैंक्स के अफसर होंगे और हर तरह का स्टाफ। खैर रियल वर्ल्ड में तो ये सब मुमकिन है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस कहानी का एक डार्क साइड है जो थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। ये सभी दोस्त जब चलते चलते जहाज के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं वहाँ खाना रेडी है, मगर कोई है नहीं। ये बातें ही कर रहे थे कि तभी जेसिका को किसी की परछाई नजर आती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि मैंने किसी को देखा, तो विक्टर उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद बाकी सबको उसकी फिक्र होने लगती है। सेली और डाउनी रेस्टोरेंट में ही रुक जाते हैं। ग्रेग और जेसिका विक्टर के पीछे जाते हैं। फिर जेसिका बार बार कह रही थी कि मुझे ये कॉरिडोर जाना पहचाना लग रहा है, मगर ग्रेग उस पर यकीन नहीं करने वाला था। वो कहता है कि सब बस तुम्हारे माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं है और तुम शॉक में हो। इतने में उन्हें एक रूम से पानी की आवाज आती है। जब वो दोनों वहाँ जाते हैं, मिरर पर खून से लिखा था कि जहाज के थिएटर में जाओ। फिर यहाँ ग्रेग और जेसिका की थोड़ी बहस भी हो जाती है।
इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सेली और डाउनी को देखते हैं जो थिएटर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सेली देखती है कि फ्लोर पर खून भी है, मगर इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए वो थिएटर में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ भी कोई नहीं मिलता। वहाँ पर जेसिका ग्रेग से नाराज होकर वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती है, मगर वहाँ न तो सेली थी और न ही डाउनी, क्योंकि वो दोनों तो पहले ही थिएटर में जा चुके थे। अब वो क्यों गए, उन्हें वहाँ जाने के लिए किसने कहा, ये बात भी सामने आएगी। फिर उस समय जेसिका किसी की आहट सुनती है तो वो चुप जाती है, मगर जब वो देखती है कि ये तो विक्टर है जिसका सर जख्मी हो चुका है, वो उसकी मदद करने आगे बढ़ती है, मगर विक्टर जेसिका का ही गला दबाने लगा। इससे पहले कि वो जेसिका को कत्ल करता, जेसिका उसके जख्म पर जोर देती है। असल में विक्टर के सर में पीछे की तरफ एक छेद हो चुका था। अब ऑलरेडी उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर मर जाता है। मगर अब जेसिका इतनी घबरा जाती है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती। वो थिएटर की तरफ भागती है ताकि ग्रेग को इस बारे में बता सके, मगर जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, वहाँ के हालात देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि ग्रेग को शूट किया गया है। सेली और डाउनी उसके पास बैठे रो रहे हैं। जेसिका के आते ही दोनों उस पर गुस्सा करते हैं। सेली उसके ऊपर भड़क जाती है कि तुम पागल कमीनी, तुमने इसे मार दिया, आखिर क्यों? जेसिका कसम खाती है कि मैंने ग्रेग को नहीं मारा, आखिर तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? तो वो बताती है कि मरने से पहले उसने हमसे ये बात कही थी कि जेसिका ने मुझे शूट किया। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, ऊपर से एक निकाबपोश आदमी शूट करने लगता है। वो सेली और डाउनी को मार देता है। जेसिका किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भागने लगी, मगर एक पॉइंट पर वो निकाबपोश उसे पकड़ लेता है। जेसिका रोते हुए बार बार कह रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरा एक छोटा बेटा है। एक लम्हे के लिए वो मास्क मैन रुक जाता है। जेसिका को भागने का मौका मिलता है, मगर डेक पर आते ही वो मास्क मैन जेसिका को मारने की कोशिश करता है। जेसिका एक एक्स की मदद से उसे हरा देती है और उसे समंदर में फेंकने से पहले हम जान पाते हैं कि इस निकाब के पीछे असल में एक औरत है। वो जेसिका को बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो सबको मारना होगा। जेसिका उसे समंदर में गिरा देती है और इसके बाद जेसिका जो देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उसी उल्टे बोट को समंदर में देखती है जिस पर 5 सर्वाइवर्स थे, ग्रेग, विक्टर, जेसिका, सेली और डाउनी। शुरुआत में जब बोट से इन लोगों ने किसी की हल्की सी झलक देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि यही जेसिका थी। अब कहानी में हमारे पास 3 जेसिका है। वो कैसे, आपको समझाता हूँ। एक ये वाली जेसिका जो शुरू से हमारे साथ है, एक पास्ट वाली जो अभी बोट पर है क्योंकि कुछ समय पहले एक तूफान आया था और वो अपने दोस्तों के साथ इस जहाज को आता हुआ देख रही है, और एक तीसरी जेसिका भी है जो असल में पहले से इस जहाज पर मौजूद है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लूप है और हर लूप के साथ जेसिका की एक अलग नई कॉपी बनती है, मगर अक्सर पास्ट वाली जेसिका आकर फ्यूचर वाली जेसिका को मार देती है, इसलिए ये लूप भी कंटिन्यू है। फिर कहानी के साथ साथ आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ जेसिका को भी समझ आने लगी कि क्यों ये सब उसे अजीब लग रहा था और जहाज उसे जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। फिर वो एक रूम में आती है, इस बारे में सोचती है कि वो क्या करे, मगर वो अपने दोस्तों के सामने नहीं आती क्योंकि उसकी एक कॉपी ऑलरेडी वहाँ थी। अब उसके दोस्त दोबारा से शिप पर चढ़ते हैं, मगर चूंकि उनके लिए ये पहली बार है तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं और सब वैसे ही रिपीट हो रहा है। विक्टर को जेसिका की कीज मिलती है। अब हम जान गए कि वो कैसे उसे मिले थे, क्योंकि जेसिका का एक वर्जन ऑलरेडी यहाँ था। फिर जेसिका को अपने तीसरे यानी फ्यूचर वर्जन के बारे में तब पता चलता है जब वो उस रूम में जाती है जिसमें पहले ग्रेग और जेसिका गए थे और मिरर पर लिखा था कि जहाज के थिएटर में जाओ। तो वो समझ गए कि अब यहाँ उसकी 2 कॉपीज एग्जिस्ट करती है, एक जो अभी अभी डूबते बोट से इस जहाज पर चढ़ी है और उसे कुछ भी नहीं मालूम, और दूसरी फ्यूचर वाली जो इस लूप में पहले से है। फिर वो सोच समझकर फैसला लेती है क्योंकि ये सब पहले हो चुका था, तो अगर वो कोई गलत कदम लेगी शायद हालात और खराब हो जाए,
मगर जब से जेसिका इस जहाज पर आई थी वो बार बार कह रही थी कि मुझे डेजावू महसूस हो रहा है। वो अपने दोस्तों का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में जाती है और अब चूंकि हम प्रीवियस कहानी जानते हैं तो ये वो समय है जहाँ दूसरी जेसिका को किसी की परछाई नजर आती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि मैंने किसी को देखा। फिर विक्टर उसके पीछे जाता है। जो हमारी मैन जेसिका है जो हमारे साथ शुरू से है उसे हम जेसिका 1 कहेंगे। अब जेसिका 1 विक्टर से छुपने के लिए वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो उनके सामने नहीं आ सकती थी। वो डेक पर आती है और समंदर में डाउनी की लाश देखती है जिसे बर्ड्स खा रहे थे और इतने में वहाँ विक्टर भी पहुँच जाता है। अब विक्टर को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में ये जेसिका कौन है और इसने क्या क्या देखा, बल्कि वो हैरान इस बात पर हो जाता है कि आखिर तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई। जेसिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वहाँ नीचे अभी मेरी एक कॉपी है जो ग्रेग के साथ तुम्हें ढूंढ रही है। ये सब पहले हो चुका है। मैंने तुम्हें मरते देखा है। मैंने सबको मरते देखा है। वो उसे डाउनी की लाश भी दिखाने की कोशिश करती है मगर अब वो लाश वहाँ नहीं थी। विक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि इस टाइम ट्रेवल और अजीब सी ख्याली बातों पर कौन यकीन करेगा। समझाते समझाते जेसिका एक्सीडेंटली विक्टर को धक्का देती है और दीवार में लगा एक लोहे का रॉड विक्टर के सर में चला जाता है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि क्यों विक्टर जख्मी हुआ था और बाद में मर गया। विक्टर को इस हालत में देखकर जेसिका इतनी घबरा गई कि वो वहाँ से भाग जाती है और कॉरिडोर में वो ग्रेग और अपनी कॉपी को देखती है। मतलब कि जेसिका 1 को जो अभी अभी डूबते बोट से यहाँ आई है। वो लोग जेसिका को ना देखे इसलिए वो एक रूम में छुप जाती है। वो बहुत सोचती है और वहाँ जमीन पर पड़े कुछ पेपर्स उसे नजर आते हैं जिस पर लिखा था कि खेल दे मॉल। जेसिका को कुछ तो लग रहा था कि उसे क्या करना है। वो अपने हैंडराइटिंग चेक करती है और समझ जाती है कि असल में वो पहले भी यहाँ कई बार आ चुकी है और अपनी हैंडराइटिंग को चेक करने के लिए उसने ये सारे नोट्स लिखे हैं। और बार बार जेसिका को ये इशारा क्यों मिल रहा है कि सबको मार दो, ये थोड़ी ही देर में आप जान जाएंगे। खैर जेसिका वहाँ बैठ जाती है, बहुत सोचती है। वो अब सिचुएशन को समझ गई थी कि ये सब पहले हो चुका है, ये रिपीट हो रहा है। तो अगर जेसिका लूप को ही तोड़ दे और अपने दोस्तों को मारने के बजाय अपने तीसरे वर्जन को ही मार दे जो ऑलरेडी जहाज पर है, तो शायद ये लूप टूट जाए और वो सब यहाँ से निकल जाए। वो गन और बुलेट्स लेके उस तीसरी जेसिका को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे जख्मी विक्टर नजर आता है जो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था और वहाँ पर जेसिका 2 मौजूद थी जो अपने दोस्तों सेली और डाउनी को ढूंढ रही थी क्योंकि वो दोनों वहाँ नहीं थे, वो थिएटर में गए थे। इसके बाद विक्टर जेसिका 2 पर हमला करेगा और उसका गला दबाने की कोशिश करेगा मगर यहाँ लूप को तोड़ने के लिए मैन जेसिका मतलब जेसिका 1 विक्टर और जेसिका 2 के बीच आ जाती है, ये साबित करने के लिए कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 जेसिका है। विक्टर भी अपनी आंखों से ये सब देख लेता है और खुद वो जेसिका भी जो अभी अभी यहाँ आई थी। इसका मतलब कि अभी ये लूप ऐसे कंटिन्यू नहीं हो रहा। विक्टर भी बच गया। फिर अब मैन जेसिका थिएटर में जाती है ताकि जेसिका 3 को शूट कर सके क्योंकि उसने ग्रेग को तो मार दिया होगा मगर अभी डाउनी और सेली जिंदा है। थिएटर में आते ही वो जेसिका 3 को शूट करती है मगर वो मरती नहीं, जख्मी हो जाती है। मैन जेसिका सेली और डाउनी को थिएटर से जिंदा बाहर ले आती है। उन्हें समझाती है कि मैंने किसी को नहीं मारा बल्कि